अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डेट इज़ द लुब्रिकेशन एंड द जर्नल बेरिंग। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस डिफरेंट व्हाट इज़ द बेरिंग, देन वी हैव डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ बेरिंग एंड स्पेसिफिकली फिर हमने बॉल बेरिंग से रिलेटेड इसकी लाइफ, रिलायबिलिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ को कैलकुलेट किया था। आज हम देखेंगे कि लुब्रिकेशन और जर्नल बेरिंग क्या होते हैं और इसको हम प्रैक्टिकली किस तरह यूटिलाइज करते हैं और एप्लीकेशंस इनकी कहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज लुब्रिकेशन एंड द जर्नल बेरिंग। बेसिकली lubrication or the journal bearings, in lubrication or the journal bearings there is a sliding contact takes place between the fixed and the rotating or the moving element. अब fixed element like हमारे पास क्या है, this is the housing, ये housing क्या है, this is the फिक्स एलिमेंट। इस हाउसिंग के अंदर एक कैविटी है, उस कैविटी के अंदर दिस इज द उस जो बेसिकली उसे क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं, जिसके अंदर शेफ्ट रोटेट करती है। तो हमारे पास क्या है, इन बिटवीन दिस फिक्स्ड एलिमेंट और ये जो रोटेटिंग एलिमेंट है, इन दोनों में एक स्लाइडिंग की मोशन जो है, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट टेक्स प्लेस होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज द लुब्रिकेशन एंड जर्नल बेरिंग और आल्सो वी नेम इट एज द प्लेन बेरिंग। अच्छा, अब सबसे पहले इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टर्म हमारे पास आती है डेट इज द लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन क्या है, बेसिकली टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, वेयर एंड हीटिंग ऑफ द मशीन पार्ट्स दैट मूव रिलेटिव टू ईच अदर। अभी हमने बात की कि बेसिकली लुब्रिकेशन और जर्नल बेरिंग में दो पार्ट्स है, एक फिक्स है और एक मूव कर रहा होता है रिलेटिव टू दैट फिक्स पार्ट। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर द lubrication. So a lubricant is any substance that when inserted between the moving surfaces accomplish that purpose. Lubrication का phenomenon किसके थ्रू डन होता है, that can be done with the help of lubricant. So हमारे पास different applications होती हैं lubrications की, like जब sleeve और bearing बात करें तो shaft journal की बात करें, rotate or oscillate within a sleeve or a bushing and the relative motion is sliding. In any anti-friction bearing, the main relative motion is the rolling. So a follower may either a roller or the slide on the cap. गियर टीथ हो सकते हैं जो कि एक दूसरे के साथ मैटिंग में होते हैं। इसी तरह पिस्टन जो है वो विद इन सिलेंडर जब स्लाइड करता है, या बेरिंग के अंदर जब बॉल्स मूव करते हैं, या जो भी हमारे पास कॉन्टैक्ट आता है, व्हेन एवर देयर इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सर्फेसिस, तो वहाँ पे लुब्रिकेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। There are basically 5 type of lubrication. First one is the hydrodynamic lubrication, then we have a hydrostatic lubrication, hydrodynamic lubrication, boundary lubrication और the solid film lubrication. सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन की। अच्छा, अब हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन वो कहते हैं क्या होता है, दैट इज द हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन मीन्स दैट द लोड कैरिंग सरफेस ऑफ द बेरिंग आर सेपरेटेड बाय अ रिलेटिवली थिक फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट। Important parameter हमारे पास आ गया, that is the thick film of lubricant, so as to prevent metal to metal contact, and that the stability of the obtained can be explained by the laws of the fluid mechanics. Hydrodynamic lubricant does not depend upon the introduction of the lubricant under pressure, though that may occur, but it does require the existence of adequate supply at all the time. The film pressure is created by the moving surface itself pulling the lubricant into the wedge shaped zone at a velocity sufficiently high to create the pressure necessary to separate the surface against the load and bearing. Hydrodynamic lubrication is also called the full film lubrication or the fluid lubrication. अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास ये हमें दो पोर्शन नजर आ रहे हैं, द एक इनर पोर्शन वाइट और ये आउटर पोर्शन ब्लू है, और ये हमारे पास क्या है, बेसिकली आउटर सरफेस बनती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम बेरिंग डिजाइन करते हैं, जो लाइक मैं यहाँ पे डिजाइन करूँ, दिस इज द हाउसिंग एंड दिस इज द इनर कैविटी जो कि बेसिकली जिसे हम शेफ्ट कहते हैं। तो जब बेरिंग को डिजाइन किया जाता है तो जो डायमीटर होता है शेफ्ट का वो स्मॉलर होता है इस कैविटी से, जो हाउसिंग के अंदर हमने कैविटी फॉर्म की है इस हाउसिंग से स्मॉलर होगा। अब ये स्मॉलर क्यों होते हैं, ड्यू टू द क्लियरेंस। अब इस डायमीटर में चेंज होने की वजह से देयर इज एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी क्या है, लाइक ये हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ जर्नल या एक्सिस ऑफ हमारे पास जो कैविटी है, और ये हमारे पास जो एक्सिस ऑफ शेफ्ट है वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते, वो एग्जिस्ट करते हैं एट सम डिस्टेंस, एंड ड्यू टू दिस
एसेंट्रिसिटी, जो शेफ्ट है, ये आपको जो वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है, ये वाइट पोर्शन बेसिकली के शेफ्ट है, और ये जो ब्लू पोर्शन है दिस इज़ द कैविटी. सो इस एसेंट्रिसिटी की वजह से जो शेफ्ट है वो बॉटम को टच करती है, या हम कह सकते हैं कि बॉटम साइड ऑफ कैविटी के ऊपर जो है वो टच करती है. जैसे ही अब अगर फर्स्ट फिगर में देखें, अभी इसके दो हमारे पास कंडीशन क्या है, स्टैटिक है, अभी इंजन या मोटर जो उसको हमने टर्न नहीं किया, तो शेफ्ट जो है वो कहाँ पे टच कर रही होगी, एट द बॉटम साइड. जैसे ही इंजन को हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, शेफ्ट इसके अंदर रोटेट करना शुरू करेगी. जैसे जैसे शेफ्ट रोटेट करती जाएगी तो जो लेयर है फ्लूइड की, ये जो ब्लू कलर की लेयर है, वो ग्रेजुअली क्या होना शुरू हो जाएगी, स्क्वीज होना शुरू हो जाएगी. एंड ड्यू टू दिस ग्रेजुअल स्क्वीजिंग हमारे पास बिटवीन द शेफ्ट एंड कैविटी एक एक्शन या एक फिनोमिना प्रोड्यूस होता है, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज द वेजिंग एक्शन. जिसको भी हम बात कर रहे थे कि वेज शेप जोन है, दिस इज बेसिकली द वेज शेप जोन एंड द फिनोमिना इज नोन एज द वेजिंग एक्शन. अब ये एक्शन कंटिन्यू रहता है until after some time हमारे पास वहाँ पे जो फ्लूइड है वो, या जो लिक्विड है या लुब्रिकेंट जो है, इतना प्रेशर बिल्डिंग कर देता है थ्रू द कैविटी कि इसको हमारे पास जो वेजिंग का फिनोमेना है वो कंटिन्यू होता है. तो यहाँ पे ये कुछ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हमें नज़र आती है. प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये उसके साथ साथ वेजिंग के साथ साथ जो है वो चेंज होती है. सो सच टाइप ऑफ लुब्रिकेशन इज नोन एज द हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन. सो अब इस थर्ड पिक्चर को अगर हम देखें, आफ्टर सम टाइम जो शेफ्ट होती है वो बॉटम से लिफ्ट हो जाती है, और अब इसके मेटल टू मेटल कांटेक्ट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, और शेफ्ट जो है वो इस कैविटी में इजीली रोटेट करते हैं. देखें अब ये बॉटम को टच नहीं कर रही, बॉटम से कुछ लिफ्ट हो गई है, और ड्यू टू दिस स्क्वीजिंग एक्शन और ड्यू टू दिस वेजिंग एक्शन. सो हमारे पास मेन रीज़न जो आती है वेजिंग एक्शन की, दैट इज़ द एसेंट्रिसिटी. सो इन हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन, ड्यू टू द एसेंट्रिसिटी between the shaft and the housing, there is a phenomena produced known as the wedging action. That phenomena causes squeezing of the lubricant, and due to this squeezing or the wedging action there is a certain lift occur, and due to this lift the shaft easily rotate within the cavity and the metal to metal contact reduces to zero. Such type of lubrication is known as the hydrodynamic lubrication. सेकेंड टाइप ऑफ लुब्रिकेशन जो हमारे पास आती है, डेट इज़ द हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन. अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम प्रेशर की बात करें, इन केस ऑफ ए हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन द प्रेशर विल बी मैक्सिमम एट द सेंटर. प्रेशर अगर मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करूँ, लेट्स से दिस इज़ द स्टैटिक पोर्शन, और ये मेरे पास मूविंग प्लेट है. अगर मैं प्रेशर ड्रॉ करूँ तो प्रेशर मैक्सिमम कहाँ होगा, P विल बी मैक्सिमम एट सेंटर. अच्छा, अब हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन को एक्सटर्नली प्रेशराइज्ड लुब्रिकेशन भी कहते हैं. अब जो डिफरेंस आता है बिटवीन हाइड्रोडायनामिक एंड हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन, हाइड्रोडायनामिक में क्या है, इनिशियली मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है, फाइनली हम उसको क्या कहते हैं, मेटल प्रेशर बिल्डअप होता है, और मेटल टू मेटल कांटेक्ट जो उसको रिड्यूस करते हैं बाय क्रिएटिंग अ थिक फिल्म ड्यू टू द स्क्वीजिंग और द वेजिंग फिनोमेना. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लुब्रिकेंट आ रहा होता है डेट इज एट्स, उसको सप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ पंप. तो डेफिनेटली लुब्रिकेंट का जो प्रेशर होगा डेट विल बी इक्विवेलेंट टू द पंप प्रेशर, एंड ड्यू टू दिस हाई प्रेशर हमारे पास यहाँ पे इनिशियल फ्रिक्शन जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है, और हमें जितनी लिफ्ट रिक्वायर्ड होती है हम उसको वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो ये यूज़ होती है इसके अंदर, क्योंकि पंप के यूज़ कर रहे हैं, प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं. प्रेशर कंट्रोल करने की वजह से हमारे पास लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है उसका स्पैन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं. बट क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी प्रोसीजर की या ऑपरेटर्स की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से इसको हम सिंपल एप्लीकेशन के लिए यूज़ नहीं करते. तो हमारे पास बेसिकली ये डिपेंड कर रहा होता है पंप प्रेशर के ऊपर. बेसिक डिफरेंस जो आता है दोनों में, वहाँ पे प्रेशर बिल्ड इन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेजिंग फिनोमिना, यहाँ पे प्रेशर ऑलरेडी क्रिएट हुआ होता है फ्रॉम द पंप. इसकी वजह से इनिशियल फ्रिक्शन जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है.
Third type of lubrication is known as the elastro-hydrodynamic lubrication. अब elastro-hydrodynamic lubrication जो है हमारे पास कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, लाइक यहाँ पे अगर आप देखो ये हमारे पास क्या है, रोलिंग कॉन्टैक्ट है, लाइक बॉल बेरिंग की जिस तरह हम बात करते हैं, और ये हमारे पास उसकी आउटर सरफेस केसिंग आ जाती है जो कि स्टेशनरी है, इनर केसिंग जो है वो रोटेट कर रही होती है। अब अगर हम इन बॉल बेरिंग की बॉल्स की बात करें, इस सरफेस के ऊपर एक प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जो वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, लाइक मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा विजुलाइज करूँ, मेरे पास कुछ इस तरह का, ये हमारे पास लार्जर रोलर, लेट से हमारे पास आउटर सरफेस आ गई। अब ये जो रोलर है, ये हर रोलर इसके ऊपर कुछ इस तरह एक पॉइंट के ऊपर कांटेक्ट आ रहा है। ड्यू टू दिस पॉइंट कांटेक्ट, उस कांटेक्ट को हम नॉन कन्फर्मेबल कांटेक्ट भी कहते हैं। इट मीन्स नॉन कन्फर्मेबल का क्या मतलब है, देयर इज अ स्मॉल कांटेक्ट रीजन। अब स्मॉल कांटेक्ट रीजन की वजह से जो कांटेक्ट प्रेशर आता है, क्योंकि वो एक पॉइंट के ऊपर एक्सर्ट हो रहा होता है, सो द कांटेक्ट प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे कांटेक्ट प्रेशर इज हाई, कॉन्टैक्ट प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। वो कितना होता है, डेट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.1 से लेके 4 गीगा पास्कल तक होता है। जब इतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा इस सरफेस के ऊपर, ही बॉल जो है इस सरफेस के ऊपर इतना हाई प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली डीफॉर्मेशन होगी। अब वो डीफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, इट शुड बी द इलास्टिक डीफॉर्मेशन। अगर वो प्लास्टिक डीफॉर्मेशन हो गई तो वो सरफेस को डैमेज कर देंगे। तो ड्यू टू दिस इलास्टिक डिफॉर्मेशन, यहाँ पे जो थिन फिल्म लुब्रिकेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है, और उस थिन फिल्म लुब्रिकेशन की जो हमारे पास थिकनेस होती है डेट इज़ 1 माइक्रो लेस होती है 1 माइक्रोमीटर से भी। सो हमारे पास वो कहता है इलास्टो हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन इज द फिनोमिना दैट अकर्स व्हेन अ लुब्रिकेंट इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन सर्फेसेस दैट आर इन रोलिंग कॉन्टैक्ट सच एज मेटिंग गियर और द बॉल बेरिंग्स। द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्स द हेड्सियन थ्योरी ऑफ कॉन्टैक्ट स्ट्रेस एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसको हम इलास्टो हाइड्रोडायनामिक क्यों कहते हैं, ड्यू टू द इलास्टिक डिफॉर्मेशन बिटवीन द बॉल्स और द टू मेटिंग सर्फेसेस। थर्ड टाइप ऑफ लुब्रिकेशन जो हमारे पास आती है दैट इज द बाउंड्री लुब्रिकेशन, और इसको हम थिक फिल्म लुब्रिकेशन भी कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास वो एरिया जहाँ पे कुछ ऐसी सरफेसेस होती हैं जिनका सरफेस एरिया इनसफिशिएंट होता है, या फिर हमारे पास वहाँ पे ड्रॉप इन वेलोसिटी ऑफ द मूविंग सरफेस, लाइक मेरे पास एक स्टेशनरी सरफेस है तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, ये मूविंग सरफेस है, तो वहाँ पे जो वेलोसिटी ड्रॉप होता है वो सडन हो, या फिर a lessening in the quantity of lubricant delivered to the bearing, जो quantity of lubricant हम बेरिंग को डिलीवर कर रहे हैं वो सफिशिएंट ना हो, बेरिंग का लोड बहुत ज़्यादा हो, हैवी लोड के लिए यूज़ कर रहे हो, या फिर विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर, वैसे फ्लूइड का टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज करती है, बट कुछ फ्लूइड जो हैं उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज करती है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो अगर इंक्रीज इन लुब्रिकेंट टेम्परेचर जो है वो कॉज कर रहा हो डिक्रीज इन विस्कोसिटी, तो उस केस में हमारे पास हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन जो है वो सफिशिएंट नहीं होती। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज द थिक फिल्म और द फुल फिल्म लुब्रिकेशन। So the highest asperities roughness may be separated by lubricant film only several molecular dimension in thickness। तो वहाँ पे क्या करते हैं, थिक फिल्म लुब्रिकेशन जो है उसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ लुब्रिकेशन जाते हैं दैट इज द सॉलिड फिल्म लुब्रिकेशन। अब यहाँ पे जो टाइप लुब्रिकेशन हम यूज़ करते हैं वो होती है बाय यूज ऑफ द सम सॉलिड सब्सटेंस लाइक ग्रेफाइट और मोलिब्डेनम disulfide must be used because the ordinary mineral oils are not satisfactory. Much research is currently being carried out in an effort to find composite bearing materials with low wear rates as well as a small friction coefficients. So this is the example of the solid film lubrication कि in between two moving parts हमने क्या किया है, solid film को introduce करवाया है to avoid the wear and tear. नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म आती है डेट इज द विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या है, लेट्स एज्यूम कि हमारे पास ये जो है ए मूविंग प्लेट है और ये जो है हमारे पास स्टेशनरी प्लेट है। इट मीन्स ये हाउसिंग है और ये जर्नल आ गया, और इन बिटवीन हाउसिंग एंड जर्नल ये क्लियरेंस आ गई, और उस क्लियरेंस की हाइट क्या है, उसके अंदर जो हमने लुब्रिकेंट प्रोवाइड किया है उसकी हाइट क्या है, डेट इज द एज। इनिशियली वो हमारे पास लुब्रिकेंट
शेप में होगा। जैसे ही कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो मॉलिक्यूल्स की लेयर्स होंगी वो एक दूसरे के ऊपर शेयर करेंगी, स्लाइड करेंगी, एंड ड्यू टू दिस शेयरिंग स्लाइडिंग यहाँ से उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन अकर होगी वो क्या करेगी, वहाँ पे कुछ ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगी। लेट्स से जो ये क्योंकि स्टेशनरी है तो यहाँ पे वेलोसिटी u क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। अब जब लुब्रिकेंट की लेयर इस सरफेस के साथ, इस वॉल के साथ, उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी। जैसे जैसे वो उससे अवे जाती जाएगी टुवर्ड्स द मूविंग सरफेस तो यहाँ पे u क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू u मैक्सिमम कोरिस्पॉन्डिंग टू द मूविंग सरफेस। तो इट मीन्स हमारे पास विस्कोसिटी क्या है, रेजिस्टेंस है फ्लूइड फ्लो में। अगर तो ये इजीली यहाँ से इसको मूव करने में इजीली मूव कर जाए यहाँ से, इट मीन्स फ्लूइड फ्लो में, लाइक इसके एग्जांपल हम लेते हैं कि एक वाटर टैंक है, उसको 2 फ्लूइड हैं, एक ऑयल है और एक हमने वाटर ली है। अब डेफिनेटली वाटर की विस्कोसिटी, वाटर जल्दी फिल हो जाएगा कंपैरेटिव टू ऑयल बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द विस्कोसिटी। तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि इस तरह के जो फ्लूइड्स होते हैं जिसमें जो शेयर स्ट्रेसेस हैं, लाइक शेयर स्ट्रेसेस जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी डी यू थी वो किसके रिस्पेक्ट से चेंज हो रही है, लेट्स से डिस्टेंस y के रिस्पेक्ट से। तो इस तरह के फ्लूइड्स जो कि इस लॉ को ओबे करते हैं नोन एज द न्यूटोनियन फ्लूइड। और हम इस लॉ को क्या कहते हैं, इसको हम फर्दर डिफाइन करते हैं, इसको कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं, म्यू डी यू ओवर डी वाई, एंड दिस म्यू इज नोन एज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी म्यू। सो इज अ मेजर ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लो। जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी इट मीन्स उतना ज़्यादा फ्लूइड को फ्लो करने में डिफ़िकल्टी होगी। इसी तरह जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो विस्कोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, और इट मीन्स फ्लूइड जो है वो ईजिली मूव करेगा। डेफिनेटली फोर्स इंक्रीज़ करेंगे तो तब भी विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी और कोरस्पॉन्डिंगली इट कैन मूव ईजिली। So for most lubricating fluid the rate of shear is constant। तो हमने du over dy को रिप्लेस कर दिया constant u over h के साथ। तो यहाँ से shear stress किसके इक्वल आ जाती है, mu divided by u into h। So fluid exhibiting the characteristics are said to be the Newtonian fluids। जो यूनिट होता है वो है पाउंड फोर्स सेकेंड पर स्क्वायर इंचेस, और रिनॉल्ड भी यूज करते हैं। उसके अलावा पास्कल सेकेंड भी जो है इसका SI यूनिट है। अब हम बात करते हैं पेट्रोव्स इक्वेशन की। पेट्रोव्स इक्वेशन जो है बेसिकली हम बेरिंग के करैक्टरिस्टिक नंबर को, बेरिंग के फिनोमिना को, या फिर हम कह सकते हैं कि बेरिंग की करैक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए एक इक्वेशन यूज करते हैं। दिस इक्वेशन इज नोन एज द Petrov's equation। So the phenomena of bearing friction was first explained by Petrov on the assumption that the shaft is concentric। अभी तक हम बात की थी हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन में कि that the shafts are eccentric। अब वहाँ पे एसेंट्रिसिटी को हम ख़त्म करके अगर हम कहें कि शेफ्ट और जो उसके अंदर केसिंग है या उसकी जो जर्नल था उन दोनों का सेंटर क्या है, हमारे पास सेम है, तो सच इज नोन एज द कॉन्सेंट्रिक शेफ्ट। लेट अस नाउ कंसीडर अ वर्टिकल शेफ्ट रोटेटिंग इन अ गाइड बेरिंग। इट इज अज्यूम्ड दैट द बेरिंग कैरीज अ वेरी स्मॉल लोड। अभी हमने बात की लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगी तो डेफिनेटली जो बिल्ट इन प्रेशर होगा फ्लूइड का वो भी उसके अकॉर्डिंगली हमें चेंज करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई वी अज्यूम द लोड इज वेरी स्मॉल। द क्लियरेंस स्पेस इज कंप्लीटली फिल्ड विद ऑयल। क्लियरेंस स्पेस क्या है, द space or the clearance between the bearing journal or the bearing guide and the shaft वो fill है completely with the oil, और लीकेज जो है वहाँ पे निग्लिजिबल है। तो हम पेट्रोव्स इक्वेशन को किस तरह ड्राइव करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। अगर उस R जो है वो शेफ्ट का रेडियस है, C जो है वो रेडियल क्लियरेंस है। अब रेडियल क्लियरेंस बेसिकली क्या होती है, लेट्स से इफ आई से R इज द रेडियस ऑफ bearing एंड स्मॉल r हमने डिफाइन कर दिया रेडियस ऑफ शेफ्ट। तो रेडियस शेफ्ट C किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी R माइनस R। दिस इज द रेडियल क्लियरेंस। तो यहाँ से हम डिफाइन करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह था, दिस इज द रेडियस ऑफ बेरिंग कैपिटल R, दिस इज द
रेडियस ऑफ शेफ्ट स्मॉल आर, तो इन बिटवीन ये जो मेरे पास क्लियरेंस आती है, ये डिस्टेंस आता है, दिस इज द सी और द रेडियल क्लियरेंस। एल जो है वो लेंथ ऑफ बेयरिंग है, एन जो है वो रेवोल्यूशंस पर सेकेंड में हम ले रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम इसको देखें, हमारे पास बेसिकली सरफेस को अगर यहाँ पे, तो जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आती है, लेट्स से दिस इज द, इट लुक्स सम लाइक दिस। कंप्रेसिव फोर्सेस हैं, तो प्रेशर जो है वो सेंटर के ऊपर, सेंट्रल पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। तो दिस इज द, अगर मैं इसको यहाँ से प्रोजेक्ट करूँ एरिया को, या वो एरिया लें जिसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो इट लुक लाइक, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी दिस विल बी द पाई डी, दिस इज द लेंथ ऑफ बेयरिंग। तो हमारे पास इसका एरिया कितना आ जाएगा, जिसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही है, शेयर की फोर्सेस जिसके ऊपर एक्सर्ट हो रही है, डेट विल बी इक्वल टू पाई डी इंटू एल। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं, ड्राइव करते हैं उसको, तो वेलोसिटी ऑफ शेफ्ट किसके इक्वल आ जाएगी, 2 पाई आर एन इंचेस पर सेकेंड में हम ले रहे हैं इसको। सो हमारे पास अभी हमने विस्कोसिटी का फार्मूला देखा, शेयर स्ट्रेसेस जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया। तो टॉ इज इक्वल्स टू म्यू यू ओवर एच, यू की वैल्यू हम पुट करते हैं 2 पाई आर यू एन, एच जो है अब हमारे पास उसकी थिकनेस है, तो उसको हमने किसके साथ रिप्लेस कर दिया, रेडियल क्लियरेंस के साथ रिप्लेस कर दिया। डेफिनेटली जितनी ये क्लियरेंस होगी उतनी ही फ्लूइड की थिकनेस होगी, तो उसकी वजह से हमने एच को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, सी के साथ। अच्छा, अब इसको हम फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो मुझे पता है टॉर्क किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, एफ इनटू आर। एफ जो है शेयर स्ट्रेसेस के इक्वल है फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ से फर्दर फोर्स की वैल्यू निकालने की आ जाएगी टॉ इंटू ए, यहाँ पे पुट करते हैं टॉ किसके इक्वल आ जाएगा, टॉ ए इंटू आर। सो शेयर एरिया अभी हमने बात की, तो शेयर एरिया मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू पाई डी इंटू एल। तो यहाँ से 2 पाई आर या पाई डी एल, ये हमारे पास शेयर एरिया आ गया। आर हमारे पास क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, और टॉ की वैल्यू जो भी हमने निकाली 2 पाई आर म्यू एन ओवर सी हम पुट कर देंगे। तो टॉ की इक्वेशन आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब एल म्यू एन ओवर सी। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमारे पास जब सरफेसेस होती हैं जो कि सर्कुलर कांटेक्ट में होती हैं, तो उस केस में और अंदर कंप्रेसिव लोड्स होती हैं, तो हम क्या कहते हैं, वहाँ पे प्रोजेक्टेड एरिया यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर हम इसको टॉप साइड से देखूँ इस सिलेंड्रिकल इमेज को, मेरे पास कुछ ये है, तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या आ जाएगा, इसका कुछ प्रोजेक्टेड एरिया आ जाएगा। तो इस प्रोजेक्टेड ये क्या आ जाएगी, एल लेंथ ऑफ बेयरिंग, ये क्या आ जाएगा, इसका डायमीटर। तो प्रोजेक्टेड एरिया मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू डी इंटू एल और सिंपली 2 आर एल। तो प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा होगा ऑन टू द प्रोजेक्टेड एरिया ड्यू टू द लोड डब्ल्यू जो कि पाउंड फोर्स में है, पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हमारे पास फोर्स किसको हमने रिप्लेस कर दिया, डब्ल्यू के साथ, और एरिया क्या आ जाएगा 2RL। तो यहाँ से प्रेशर किसके इक्वल आ गया, W ओवर 2RL। अगर हम यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस करवाएं F, तो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, इट विल बी फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय द फोर्स। तो टॉर्क हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स इंटू आर। FW हमारे पास क्या आ गई, फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और R की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पे। तो ये हमारे पास लेट्स से कॉल दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब 1 और 2 को जब हम कंपेयर करते हैं, 1 इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 4 पाई स्क्वायर R क्यूब L म्यू एन डिवाइडेड बाय C। अब 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें और यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को सेपरेट करें, तो हमारे पास ये इक्वल आ जाता है 2 पाई स्क्वायर म्यू एन ओवर P अब इनटू R ओवर C। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज द पेट्रोव्स इक्वेशन।
अब ये पेट्रोव्स इक्वेशन के इम्पॉर्टेंट क्यों है, इस इक्वेशन में हमारे पास दो डायमेंशनल पैरामीटर है, म्यू एन ओवर पी और आर ओवर सी। कैसे, आर भी इंचेस या मीटर में, सी भी इंचेस या मीटर में कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास डायमेंशनल पैरामीटर आ जाते हैं। इसी तरह म्यू का यूनिट क्या होता है हमारे पास पास्कल सेकेंड, एन का यूनिट हमारे पास क्या होता है 1 ओवर सेकेंड, और प्रेशर का यूनिट मेरे पास क्या आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास क्या बन जाता है डायमेंशनलेस पैरामीटर होता है। अब ये डायमेंशनलेस पैरामीटर्स क्या हैं, ये बेरिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। अब बेरिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, उसकी मिनिमम फिल्म थिकनेस हो सकती है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो सकता है, लेंथ हो सकती है, डायमीटर हो सकता है, एसेंट्रिसिटी हो सकती है, वो सब चीज़ें, एंगुलर कॉन्टैक्ट हो सकता है उसका, फ्लूइड फ्लो हो सकता है, वो सब चीज़ें हम किसके बेस पे डिफाइन करते हैं, ऑन बेसिस ऑफ दीज डायमेंशनलेस कैरेक्टरिस्टिक नंबर। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक नंबर जो होता है डेट इज द सोमरफेल्ड नंबर। लाइक जैसे हमारे पास रेनॉल्ट नंबर होता है लुब्रिकेशन के लिए जो हम यूज करते हैं डेट इज द सोमरफेल्ड नंबर। सोमरफेल्ड नंबर को डिफाइन करते हैं आर ओवर सी होल स्क्वायर म्यू एन ओवर पी। अब यहाँ से फर्दर हमने जो इक्वेशन एफ के लिए ड्राइव की थी उसको आर ओवर सी से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये होल स्क्वायर बन गया, इधर आर ओवर सी मल्टीप्लाई हो गया। तो अब ये इक्वेशन म्यू एन ओवर पी आर सी ये किसके इक्वल आ जाता है, एस के इक्वल आ जाता है, और 2 पाइस के साथ में एज इट इज आ जाता है। तो बेसिकली वी कैन आल्सो डिफाइन जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इन केस ऑफ ए जर्नल और द प्लेन बेरिंग, इट डिपेंड्स ऑन द सोमरफेल्ड नंबर। जितना ज़्यादा सोमरफेल्ड नंबर होगा उतना कोएफिशिएंट फ्रिक्शन भी हमारे पास ज़्यादा होगा। जैसे हम कहते हैं जितना ज़्यादा रेनॉल्ट नंबर होगा उसी तरह वो टर्बुलेंट या उसकी लेमिनर फ्लो को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे सोमरफेल्ड नंबर उसकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करेगा। सो the Petrov equation is proportional to mu n over p and this is known as the bearing characteristic number। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर आता है डेट इज द लुब्रिकेशन, स्टेबल लुब्रिकेशन कब होती है। अच्छा, अब ये प्लॉट जो था बिटवीन द बेरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय MCK ब्रदर्स इन एन एक्चुअल टेस्ट ऑफ फ्रिक्शन। अब इस प्लॉट को अगर हम देखें, अगर मैं इस लाइन की बात करूं C टू लेट्स से कॉल दिस इज द D, अगर हम C टू D रीजन की बात करें, अब C टू D रीजन के अंदर देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिकली C टू D रीजन की हम बात करने लगे हैं। अब C टू D रीजन में हमारे पास उसने यहाँ पे लिखा है दिस इज अ थिक फिल्म और द स्टेबल लुब्रिकेशन, और लेट्स से कॉल दिस इज E, और अगर मैं C टू E की बात करूँ दिस इज अ थिन फिल्म और द अनस्टेबल लुब्रिकेशन। अब ये थिक फिल्म और स्टेबल लुब्रिकेशन हमारे पास कैसे बनता है, अगर आप C टू D देखें तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब जब F इंक्रीज होगा हमारे पास तो कोरस्पॉन्डिंगली जो वहाँ पे कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगी। क्यों हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ऑयल का टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज होगा। ऑयल टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से हमें बताया विस्कोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो इन रिटर्न यहाँ पे विस्कोसिटी डिक्रीज होने के म्यू एन ओवर पी जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट है वो भी उसके कोरस्पॉन्डिंगली डिक्रीज होगा। तो बेसिकली हम C टू D क्या कर रहे हैं, हम म्यू एन ओवर पी जो है कैरेक्टरिस्टिक नंबर है उसका बेरिंग का, उसको हम कह सकते हैं कि वैल्यू को हम एडजस्ट करें, वैल्यू ऑफ म्यू एन ओवर पी को कोरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हम वहाँ पे एडजस्ट करें। अच्छा, अब यहाँ पे देखो C टू D यहाँ पे क्या आ जाता है इंक्रीजिंग का, जब स्पीड इंक्रीज होती है, यहाँ हम कह सकते हैं जब लोड इंक्रीज होता है तो कोरस्पॉन्डिंगली जो लुब्रिकेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, वहाँ पे थिन फिल्म जो है वो डिवेलप हो जाती है। अच्छा, अगर हम C टू E की बात करें तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो भी यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, लोड डिक्रीज हो रहा है बट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे वेरी थिन लुब्रिकेशन है कि मेटल टू मेटल कांटेक्ट जो है वो चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है टू ओवरकम दिस फ्रिक्शन, ये एक्स्ट्रा फ्रिक्शन हमारी रिक्वायरमेंट
नहीं है. सो डेट्स वाई वी कॉल दिस रीजन इज द थिन फिल्म रीजन. और ये रीजन को हम क्या कहते हैं? दैट इज द थिक फिल्म और द स्टेबल रीजन. अच्छा, अब यहाँ से इन बिटवीन ये इन दोनों रीजन्स में भी एक रीजन एक्सर्ट करता है. ये जो रीजन जिसको मैंने यहाँ पे शो किया, दिस इज द पार्शियल रीजन. यहाँ पे चांस है कि लुब्रिक मैटर टू मैटर कॉन्टैक्ट हो, या चांस है कि पार्शियल लुब्रिकेशन जिसको हम कह सकते हैं मे और मे नॉट टच द बॉटम साइड, कि शेफ्ट जो है वो कैविटी की बॉटम साइड को टच कर भी सकती है और नहीं भी टच कर सकती. सो बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ म्यू, हम यहाँ पे म्यू के वैल्यू को एडजस्ट करते हुए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. So our design constraint to keep a thick film lubrication is to be sure that कि mu n over p जो है वो should be greater than or equal to 1.7 × 10⁻16. So the point C represent what is probably the beginning of metal to metal contact as mu n over p जो है वो स्मॉलर होता जाता है, तो चांसेस ऑफ मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट जो है लाइक इस केस में वो ज़्यादा होते जाते हैं. तो म्यू एन over p जैसे जैसे ज़्यादा होता जाता है तो वहाँ पे थिक फिल्म या फिर स्टेबल लुब्रिकेशन जो है वो डेवलप होती जाती है. तो हमारे पास C जो है इस पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंगली जो C पॉइंट है, दिस इज नोन एज द, यहाँ पे जो वैल्यू होगी म्यू एन over p की कोरिस्पॉन्डिंग टू द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज नोन एज द बेरिंग मॉडुलस. दिस इज नोन एज द bearing modulus corresponding to point C. So this is all about the lubrication and journal bearing. Next time we will discuss different characteristics of the lubrication and journal bearing.